नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो के अंदर अपन राजनीतिक समाजीकरण जो एक राजनीतिक विज्ञान की आधुनिक अवधारणा है, इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा विचारक राजनीतिक समाजीकरण की व्याख्या करता है? ऑप्शन अ हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन ब कावानाद, ऑप्शन स आमंड और पॉवेल, और ऑप्शन द ये सभी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इन प्रश्नों के उत्तर दें और फिर बाद में जब राइट आंसर बताया जाता है तो उत्तर अपन का टैली करें, चेक करें, जिससे आप लोगों की तैयारी बोर्ड के हिसाब से कैसी है, कितना आप लोगों को याद है, इसकी जांच भी हो जाए। तो आराम से साथ साथ में आप उत्तर देते रहिए। हम इतना टाइम लेंगे वीडियोज़ के अंदर बीच में कि आप आराम से उत्तर दे सकें और फिर राइट आंसर के साथ में अपने उत्तर का मेल करें, जांच भी करें। तो इस प्रश्न का उत्तर वापस रिपीट करता हूं मैं प्रश्न को। इनमें से कौन सा विचारक राजनीतिक सामाजिकरण की व्याख्या करता है? तो राजनीतिक सामाजिकरण की व्याख्या करने वाला विचारक अपने को ढूंढना है। ऑप्शन अ हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन ब कावानाद्य, ऑप्शन स आमंड और पवेल, और ऑप्शन द में उपर्युक्त सभी यानी ये सभी। ठीक है, तो इनमें राइट आंसर हो गया अपना द ये सभी। तो आप सब लोग, आपका उत्तर क्या था, इसके अनुसार राइट आंसर आपने लगाया या नहीं लगाया, वो बिल्कुल भी चेक करते रहें। साथ में आगे बढ़ते हैं अपन दूसरा प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 2, कौन सा अभिकरण राजनीतिक समाजीकरण में सहायक नहीं है? इसमें आप लोगों को नहीं है का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कौन सा अभिकरण राजनीतिक समाजीकरण में सहायक नहीं है? अ परिवार, ब शिक्षण संस्था, स राजनीतिक दल, और द अनियंत्रित भीड़। तो आपको उस अभिकरण, उस एजेंसी, उस साधन का नाम बताना जो राजनीतिक समाजीकरण में सहायक नहीं है। ठीक है ना? देखें, अपना उत्तर दें आप लोग, फिर हम राइट आंसर की बात करते हैं। इसका राइट आंसर होगा, आप सब लोग जानते हैं कि परिवार राजनीतिक समाजीकरण का अभिकरण है, साधन है। शिक्षण संस्था राजनीतिक समाजीकरण का दूसरा साधन है। पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल भी राजनीतिक समाजीकरण का साधन है, अभिकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द अनियंत्रित भीड़। अनियंत्रित भीड़। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। तीसरा प्रश्न, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन अ डेविड ईस्टन, ऑप्शन ब अमर्त्य सेन, ऑप्शन स हर्बर्ट साइमन, और ऑप्शन द लिकॉक। इनमें से आपको पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। वापस ऑप्शन आप देखें और राइट आंसर भी अपना चूज करें। अ डेविड ईस्टन, ब अमर्त्य सेन, स हर्बर्ट साइमन, और द लिकॉक। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने अपना उत्तर चूज कर लिया होगा। अब इसका राइट आंसर में अपन बात करते हैं। इसका राइट आंसर है हर्बर्ट साइमन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक के लेखक हर्बर्ट साइमन, जिन्होंने राजनीतिक समाजीकरण के बारे में सबसे पहले व्याख्या की थी। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हर्बर्ट साइमन के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। चौथा प्रश्न, प्रश्नों का थोड़ा सीक्वेंस इस वीडियोस के अंदर अपना आगे पीछे हैं, उस वजह से थोड़ा अपने को दिक्कत आ रही है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस देश में साम्यवादी व्यवस्था है? आपको 4 देश बताए गए हैं, इन देशों के नाम हैं। इनमें साम्यवादी शासन व्यवस्था कौन से देश में है? राइट आंसर के लिए आपके पास ऑप्शन है अ भारत, ब चीन, स संयुक्त राज्य अमेरिका, और द
जापान। आप लोग अपना राइट आंसर दें इसमें। साम्यवादी शासन व्यवस्था वाला देश कौन सा है? वापस ऑप्शन में रिपीट कर रहा हूँ। भारत हमारा देश है, इसमें कौन सी शासन व्यवस्था है आप लोगों को पता ही है। फिर ब चीन, स संयुक्त राज्य अमेरिका और द जापान। इसमें राइट आंसर है साम्यवादी शासन व्यवस्था वाला जो देश है वह है चीन। राइट आंसर है ब चीन। चीन के अंदर साम्यवादी शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 5वां। राजनीतिक समाजीकरण की प्रथम व्याख्या करने वाले विद्वान कौन है? राजनीतिक समाजीकरण की प्रथम व्याख्या करने वाले विद्वान कौन है? साथियों, प्रश्न का उत्तर देने से पहले विशेष ध्यान रखना कि प्रश्न के अंदर पूछा क्या जा रहा है। इससे मिलता जुलता पहला प्रश्न था और ये 5वां प्रश्न भी मिलता जुलता है। इन प्रश्नों की यदि आप लैंग्वेज और शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो प्रश्न गलत होने का चांसेस रहता है। और ऐसे छोटे छोटे प्रश्न यदि लैंग्वेज की वजह से, ध्यान नहीं देने की वजह से गलत हो जाता तो फिर बाद में उसका बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है। तो राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले विद्वान कौन है? अ हर्बर्ट साइमन, ब कार्ल मार्क्स, स आमंड एम पावेल और द कावानाद्य। तो अपना राइट आंसर आपने चूज कर लिया होगा और इस प्रश्न का उत्तर है हर्बर्ट साइमन। ऑप्शन अ राइट है, हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ही वो व्यक्ति है जिन्होंने अपनी पुस्तक, अभी पिछले प्रश्न में अपन ने बात की थी, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के अंदर सर्वप्रथम राजनीतिक समाजीकरण की व्याख्या की थी। वैसे राजनीतिक समाजीकरण की व्याख्या करने वाले विचारक पूछते हैं, प्रथम नहीं पूछते हैं, विचारक पूछते हैं, तो उसमें आमंड और पावेल भी सही है, कावानाद्य भी सही है, जो अपन ने पहले प्रश्न अभी देखा था 5वें के बाद में। नेक्स्ट अगला प्रश्न अपना 6, निम्न में से कौन सा साधन राजनीतिक समाजीकरण से संबद्ध है? अब आपको इनमें से राजनीतिक समाजीकरण से संबंधित जो साधन है उस साधन को चुनना है। राइट आंसर राजनीतिक समाजीकरण का साधन कौन सा है? तो अपन ने इससे पूर्व की जो वीडियो है उसमें राजनीतिक समाजीकरण के 5 प्रकार के साधनों के बारे में बात की थी। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वो वीडियो के अंदर और पहले जब अपने कक्षा अध्ययन में भी साधनों के बारे में पढ़ा तो आपको अच्छी तरह याद होगा और उसके अनुसार आप राइट आंसर ही देंगे। ऑप्शन इसका अ है परिवार, ब है राष्ट्रीय प्रतीक, स है शिक्षण संस्थाएं और द है उपर्युक्त सभी। राजनीतिक समाजीकरण से संबद्ध साधन कौन सा है? कौन सा साधन है जो राजनीतिक समाजीकरण से संबंधित है? इसका राइट आंसर आपके अनुसार कौन सा है उसका आपने चूज कर लिया होगा। और वैसे राइट आंसर कौन सा है? उपर्युक्त सभी। क्योंकि राजनीतिक समाजीकरण के साधनों में परिवार, शिक्षण संस्था, राष्ट्रीय प्रतीक, राजनीतिक दल और जनसंचार के साधन, ये सब राजनीतिक समाजीकरण के साधन हैं। तो इसमें ये बिल्कुल राइट होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न अगला 7वां। 7वां प्रश्न, समाजीकरण की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है? राजनीतिक समाजीकरण की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है? ऑप्शन अ परिवार, ऑप्शन ब राष्ट्रीय प्रतीक, ऑप्शन स राजनीतिक दल और ऑप्शन द शिक्षण संस्थाएं। राजनीतिक समाजीकरण की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है? राइट आंसर आप अपना जरूर दें इसमें। वापस ऑप्शन में रिपीट कर रहा हूँ। ऑप्शन प्रथम राजनीतिक समाजीकरण की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है? ऑप्शन अ परिवार, ऑप्शन ब राष्ट्रीय प्रतीक, ऑप्शन स राजनीतिक दल और ऑप्शन द शिक्षण संस्थाएं। और इसका राइट आंसर है, आप लोगों को आपने चूज कर लिया है। अब आप चर्चा करते हैं राइट आंसर की। राजनीतिक समाजीकरण की प्रथम पाठशाला है परिवार। राजनीतिक समाजीकरण की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 8वां प्रश्न अपना, राजनीतिक दलों की बहुलता होती है।
राजनीतिक दलों की बहुलता किस प्रकार के राज्यों में होती, किस प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में होती है? ऑप्शन अ साम्यवादी शासन में, ऑप्शन ब सर्वाधिकारवादी राज्यों में, ऑप्शन स लोकतांत्रिक राज्यों में, ऑप्शन द उपर्युक्त सभी में। राजनीतिक दलों की बहुलता, राजनीतिक दलों की बहुलता से मतलब है कि बहुत ज़्यादा राजनीतिक दल होते हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है ना, उनको राजनीतिक दलों की बहुलता कहते हैं, ठीक है ना। जिनके अंदर कई क्षेत्रीय पार्टियां, कई राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, उसको राजनीतिक दलों की बहुलता कहेंगे। ये किस प्रकार की शासन व्यवस्था होती है? तो साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं में, इसका उत्तर में देने से पहले आप लोग अपना उत्तर राइट आंसर अपना बिल्कुल चूज कर लें, जिसे आप आराम से टैली कर सकते हैं। अब हम राइट आंसर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले साम्यवादी शासन व्यवस्था, उनमें द्विदलीय व्यवस्थाएं हैं, जिनमें 2 दल प्रमुख रूप से होते हैं। सर्वाधिकारवादी राज्यों में सभी अधिकार एक दल के पास में होते हैं। लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दलों की बहुलता होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना लोकतांत्रिक राज्य, लोकतांत्रिक राज्य। नेक्स्ट अगला 9वां प्रश्न, राजनीतिक समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? राजनीतिक समाजीकरण से क्या तात्पर्य? राजनीतिक समाजीकरण क्या है? ऑप्शन अ राजनीतिक प्रशिक्षण प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रशिक्षण देने वाली प्रक्रिया प्रोसेस है। ब समाजीकरण का एक अभिन्न अंग है। स राजनीतिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का साधन है। राजनीतिक संस्कृति को, राजनीतिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। और द उपयुक्त सभी। राइट आंसर अपना आप बिल्कुल आप देखें, क्योंकि अपन ने जो पूर्ववर्ती 2 वीडियो बनाए थे, जो आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरह देखा है, तो उनके अंदर आपने ज़रूर राजनीतिक समाजीकरण क्या है इसके बारे में समझा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसका उत्तर भी राइट देंगे। हमारे अनुसार राइट आंसर है राजनीतिक प्रशिक्षण प्रक्रिया भी है, समाजीकरण का एक अभिन्न अंग भी है, राजनीतिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने वाला प्रोसेस भी है। तो इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। द ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। लास्ट प्रश्न आज इसकी वीडियो का आपका, किसी समाज में मूल्यों को सीखने एवं अंगीकार करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? किसी समाज में मूल्यों को सीखने एवं अंगीकार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन अ आधुनिकीकरण, ऑप्शन ब अभिमुखीकरण, ऑप्शन स नवीनीकरण और ऑप्शन द समाजीकरण। किसी समाज में मूल्यों को सीखने और अंगीकार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आधुनिकीकरण, अभिमुखीकरण, नवीनीकरण और समाजीकरण। राइट आंसर कौन सा आपके अनुसार? आप इसको बिल्कुल चूज करें, उसके बाद में अपन राइट आंसर के बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों ने अपना राइट आंसर चुन लिया होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर से पहले अपन इन शब्दों के क्या मतलब है ये समझ लेते हैं। आधुनिकीकरण का मतलब मॉडर्नाइजेशन, जिसमें आधुनिकता लाई जाती है, आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए जाते हैं, उसको आधुनिकीकरण कहेंगे। अभिमुखीकरण किसी कार्य के प्रति जो मोड़ने का प्रयास है, प्रेरित करने का प्रयास है, उसको अभिमुखीकरण कहते हैं। नवीनीकरण किसी भी चीज़ को जो अपने